मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये टॉपिक पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर में आते हैं आगे फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हेनरी फ्यूल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 सिद्धांत दिए हैं। हम इन 14 प्रिंसिपल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और हर एक प्रिंसिपल के कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट और कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस भी मैं आपको बताऊंगा, जिसको आपको विशेष करके खास करके उस पर आपको ध्यान देना होगा। वो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो करने के क्या उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं या किसी प्रिंसिपल को वायलेट करने के क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हम पहले कुछ फ्यूल के विषय में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लें। फ्यूल का पूरा नाम हेनरी फ्यूल था। हेनरी फ्यूल वॉज बोर्न इन फ्रांस इन 1841। हेनरी फ्यूल जिनका जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग in 1860 and started working as engineer in a coal mining company. In 1888 he was promoted as the managing director of the company. At that time the company was in situation of insolvency. 1888 में ये जिस कोल माइन कंपनी में काम करते थे उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए और उस कंपनी की उस समय की जो सिचुएशन थी वो एट द नेक ऑफ इंसॉल्वेंसी यानी कि बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर थी। ही एक्सेप्टेड द चैलेंजेस एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक्स टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड ही सक्सीडेड। और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी जो मैनेजरियल टेक्निक्स थी उन टेक्निक्स के ज़रिए उन्होंने इस कंपनी को इस सिचुएशन से बाहर निकाला। एंड व्हेन ही वाज रिटायर्ड आफ्टर 30 इयर्स द कंपनी वाज अ लीडिंग कोल स्टील कंपनी। और जब ये 30 साल के सर्विस के बाद में रिटायर हुए तो वही कंपनी एक लीडिंग कोल स्टील कंपनी बन चुकी थी। तो दिस वाज द brief introduction of Henry Fayol. Okay, now we start. Let us start with Fayol's principles of management. तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अब इनके जो प्रिंसिपल जो 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए हैं। देन तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क refers to dividing the entire work into compact job and allocating these compact job to different individuals. Fayol recommended that the work of all kind must be divided and allocated as per the competency, qualification and experience. जो डिवीज़न ऑफ वर्क है, डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एंटायर टास्क को किसी एक को ना दे करके बल्कि उस एंटायर टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और उन कॉम्पैक्ट जॉब को डिफरेंट इंडिविजुअल्स को उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल, उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उनको एलोकेट कर दिया जाए। एंड दिस डिवीज़न मेक्स ईच टास्क सिंपलर। और ये जो डिवीज़न होगा इससे हर टास्क जो है वो सिंपल हो जाएगा। एंड रिपीटेटिव परफॉर्मेंस हेल्प इन गेनिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पेशलाइजेशन। और देखिए चूंकि उन्होंने ये कहा कि स्मॉल जॉब्स में पूरे एंटायर टास्क को डिवाइड कर दें। जब स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया और हर एक इंडिविजुअल को उसकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग वो जॉब अलॉट किया गया तो वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल उसी तरह के, उसी नेचर के जॉब को रिपीटेडली परफॉर्म करेगा। एंड दिस रिपीटेटिव परफॉर्मेंस हेल्प, और ये जो रिपीटेटिव परफॉर्मेंस है ये हेल्प करेगी उस इंडिविजुअल्स की स्पीड में, उसको
पहले अगर मान लो वो एकदम से स्टार्टिंग में कुछ धीरे काम कर रहा है, तो धीरे धीरे करते करते अगर वो एक ही काम को बार बार करता रहेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी एक्यूरेसी और उसके स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये था डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें कि फ्यूल ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एंटायर टास्क है, उस एंटायर टास्क मीन्स पूरा काम, उस पूरे काम को छोटे छोटे कॉम्पैक्ट जॉब में डिवाइड करके और इंडिविजुअल्स को उनकी कॉम्पिटेंसी, उनके स्किल के अकॉर्डिंग एलोकेट कर दिया जाना चाहिए। तो अब इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, बेटा ध्यान से बहुत सुनेंगे। तो इसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे वो एक तो स्पेशलाइजेशन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो व्यक्ति बार बार उसी सेम नेचर का जॉब रिपीटेडली करेगा तो वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा उसमें। एंड उसके दूसरा इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, और उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, तो ये दो उसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं। इसी के अगेंस्ट अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो उसके क्या निगेटिव इफेक्ट होंगे, यानी कि हम अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे लैक ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी, देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, और चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का चांस बढ़ जाएगा। हो सकता है एक ही काम दो लोगों या दो से अधिक लोगों को मिल जाए। क्लियर? तो ये जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है। ओके, नाउ सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, ओके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। अथॉरिटी का क्या मतलब? अथॉरिटी का मतलब है डिसीजन लेने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जॉब उसे असाइन किया गया इंडिविजुअल को, उसको टाइमली कंप्लीट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही इस प्रिंसिपल की सबसे खास बात है। इसमें कहा गया कि देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। मीन्स एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मे ब्रिंग निगेटिव रिजल्ट, यानी कि अगर अथॉरिटी एक्सेस, ज़्यादा अथॉरिटी दे दी जाए और उसकी कंपैरिजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी जाए, या तो फिर क्या होगा, निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। एंड एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल नॉट अलाउड द वर्कर टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन टाइम। और अगर इसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समझ रहे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर ज़्यादा दे दी जाए, अथॉरिटी कम दी जाए, तो फिर वर्कर उस जो भी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जो भी उसे जॉब दिया गया, जो भी काम दिया गया, उस काम को वो टाइमली कंप्लीट नहीं कर सकता। तो देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस between authority and responsibility. Excess authority is harmful, in the same manner excess responsibility is harmful. दोनों अपनी अपनी जगह पर नुकसानदायक हैं, यानी कि जितनी अथॉरिटी दी जाए उसी की करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे? पहले पॉजिटिव इफेक्ट में नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर आप अथॉरिटी उतनी ही दे रहे हैं जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए ज़रूरी है, तो फिर अथॉरिटी का कोई मिसयूज़ नहीं हो सकता। एंड दूसरा, हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने, और हम ये कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में हेल्पफुल होगा, कि अगर आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जॉब असाइन किया है, उसको परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी दे दी है, तो फिर वो जॉब कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो जॉब उसके बाद भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स वो इंडिविजुअल अकाउंटेबल है। राइट नाउ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ इट इज़ वायलेटेड, अगर ये प्रिंसिपल का वायलेशन किया जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, निगेटिव इफेक्ट क्या होंगे। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता तो निगेटिव इफेक्ट होंगे डिले इन वर्क,
और इनकम्प्लीशन ऑफ वर्क, आपने प्रॉपर अथॉरिटी नहीं दी है तो वर्क डिले होगा या इनकम्प्लीट रह जाएगा। और सेकंड, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी, अगर ज़्यादा अथॉरिटी दे दी तो उसका मिसयूज होगा। एंड लास्ट, ओवरबर्डन विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई तो एम्प्लॉय ओवरबर्डनड भी हो सकता है काम से, ठीक है। तो ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ थर्ड वन इज डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन रेफर्स टू द ओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which is necessary for systematic working of the organization। डिसिप्लिन कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए माने जाने जरूरी हैं, वो डिसिप्लिन कहलाते हैं। फ्यूल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। फ्यूल यहाँ पर इस बात को इंसिस्ट करते हैं कि डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। The disciplinary rules should not be applicable only to the subordinate। फ्यूल ने इस बात को क्लियरली कहा कि डिसिप्लिनरी रूल जो हैं वो केवल सबॉर्डिनेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर्स एट एवरी लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में बिल्कुल क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट से मतलब है कि व्हाट टू डू, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में। एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टी, और पेनाल्टी की जुडिशियस एप्लीकेशन होनी चाहिए, न्यायोचित व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर किसी एम्प्लॉय ने कुछ इनडिसिप्लिन क्रिएट किया है तो उस इनडिसिप्लिन के लिए पेनाल्टी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वो एम्प्लॉय कौन होगा? क्या वो केवल सबऑर्डिनेट लेवल का होगा? नहीं, वो कोई भी हो सकता है। इसलिए फ्यूल ने इस बात को इंसिस्ट किया है कि डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सभी लेवल के लिए डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। ओके, ना इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं हम। तो पॉजिटिव इफेक्ट में सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर जो है वो डिसिप्लिन सभी के लिए है तो वर्किंग सिस्टमेटिक होगी, ठीक है। और इम्प्रूव एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। एंड अगर इसको वायलेट किया जाता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? कॉन्सिक्वेंसेज में डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूज़न। डिसऑर्डर, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो डिसऑर्डर होगा, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है वो या कोई भी सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर की बात को नहीं मानेगा, कन्फ्यूज़न होगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा इन दिस एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर रिसोर्सेज का वेस्टेज भी हो सकता है। एंड डिले इन वर्क, और जो काम है वो डिले हो सकता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट क्लियर कि डिसिप्लिन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि सभी एम्प्लॉइज को ओबे करना है, वेदर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस and should be accountable to one superior only, because if he is receiving order from more than one boss, then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first। मतलब कि इस प्रिंसिपल में ये कहा गया कि जो एम्प्लॉय है, जो सबऑर्डिनेट है, उसे केवल और केवल एक ही सुपीरियर से, केवल एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए। वो केवल एक ही बॉस के प्रति अकाउंटेबल या उत्तरदायी होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे एक से ज़्यादा बॉस से, एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलेंगे तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऑर्डर को वो पहले माने, क्योंकि उसके लिए तो जो भी सुपीरियर हैं वो दोनों ही उसके सुपीरियर हैं। मान लीजिए दो बॉस हैं तो दोनों ही उसके सुपीरियर हैं, तो वो किसके ऑर्डर को पहले माने, इसके लिए वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वहाँ बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर कहा गया कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि हर एक एम्प्लॉय को केवल और केवल एक ही बॉस और से ऑर्डर्स रिसीव होने चाहिए, और वो केवल एक ही बॉस या सुपीरियर के प्रति अकाउंटेबल भी होना चाहिए। इसमें एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का में किसी एम्प्लॉय को प्रोडक्शन इंचार्ज ये कहता है कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो प्रोडक्शन को स्लो स्पीड से करे। समझते रहिएगा बात। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय है और उससे ये कहा जाता है कि वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन को स्लो स्पीड से करे। वहीं उसी एम्प्लॉय से सेल्स का जो इंचार्ज है वो ये इंस्ट्रक्ट करता है कि हमारी कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, उन पेंडिंग ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए तेजी से प्रोडक्शन किया जाए। अब देखिए ये दोनों कंट्राडिक्टरी हो गए। प्रोडक्शन इंचार्ज कह रहा है कि आप क्वालिटी मेंटेन करिए लेकिन प्रोडक्शन को की स्पीड को कम कर दीजिए, जबकि सेल्स वाला कह रहा है कि हमारे पास पिछले पेंडिंग ऑर्डर हैं जो हमें पूरे करने हैं, इसलिए आप प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाइए। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? एम्प्लॉय विल गेट कंफ्यूज एज हुज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय हिम। वो किसके इंस्ट्रक्शन को माने, किसके इंस्ट्रक्शन को नहीं माने, तो वो कंफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ये कहता है कि एक एम्प्लॉय को केवल एक ही बॉस से या एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए। क्लियर? इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं? इसके पॉजिटिव इफेक्ट होंगे नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगा तो सबऑर्डिनेट के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नो ईगो क्लैशेस, जो सुपीरियर की ईगो है वो क्लैश नहीं करेगी, क्योंकि एक सुपीरियर के साथ में जो सबऑर्डिनेट है उसको केवल वही ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, और वर्किंग में इफेक्टिवनेस इंक्रीज या इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, वहीं क्लियर हो गया। तो अब यहीं पर अगर इसको हम वायलेट करें इस प्रिंसिपल को, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। तो वायलेट अगर हम कर देते हैं, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट किया जाता है तो क्या होगा? कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय के माइंड में सबसे पहली चीज़ तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई किसके ऑर्डर को मानना है, किसको नहीं मानना है। और देखिए एक इसका और बड़ा नुकसान होगा जो कि एम्प्लॉय जिसमें एक्सक्यूज ले सकता है, वो है सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूजेस। जो सबऑर्डिनेट है उसको बचने का मौका मिल जाएगा कि वो अपने काम को पूरा भी ना करे और एक्सक्यूजेस दे दे। ईगो क्लैशेज होते हैं, जो सुपीरियर है उनकी ईगो क्लैशेज हो जाएगी। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स that there should be one head and one plan for group of activities having same objectives. All the units of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused efforts. It ensures unity of action and coordination. Unity of direction जो principle है, ये principle ये बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक यूनिट, एक के लिए एक ही प्लान होना चाहिए, और जितने भी उस यूनिट के एम्प्लॉय हैं वो सेम एक ही डायरेक्शन में जो है वो काम करने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लें, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है लाइक कॉस्मेटिक, मेडिसिन एंड कन्फेक्शनरी आइटम्स, है ना। Then each division must plan its target and every employee of that division must put his effort towards the achievement of plan of their division under the direction of one head only, and no account should the working of different department overlap. यानी कि अगर मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके कॉस्मेटिक, मेडिसिन एंड कन्फेक्शनरी ये सब कुछ बनाया जाता है, तो क्या होगा कि जो कन्फेक्शनरी डिवीज़न है, जो इन्वायरमेंट, जो आपका मेडिसिनल डिवीज़न है और जो आपका कॉस्मेटिक डिवीज़न है, इसके इन सभी डिवीज़न्स के लिए एक हेड होना चाहिए और उनका एक ही प्लान होना चाहिए। ठीक है, और वो सेम उस डिवीज़न में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉई हैं वो सेम डायरेक्शन में वर्क करें। ठीक है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट में अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एंड सेकेंड इज एफर्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है,
एंड द कॉन्सिक्वेंस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर लोग डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, और डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में डिफिकल्टी क्रिएट होगी। क्लियर? तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। एंड नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा इसको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज। मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो इंडिविजुअल के गोल से ऊपर है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उन सब का अपना एक उद्देश्य होता है। जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के काम कर रहा है, और एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। एक तो उसमें काम करने वाले इंडिविजुअल्स के हर एक के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं, और दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर ये दोनों के ऑब्जेक्टिव अगर सेम डायरेक्शन में काम करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर डिफरेंट डायरेक्शन, देन मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकंसाइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर दोनों के, यानी कि जो वर्कर है उसका तो ऑब्जेक्टिव कुछ और है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कुछ और है, तो फिर मैनेजर को इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिकंसाइल करना चाहिए। और इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, और अगर ये संभव नहीं है कि इसको रिकंसाइल किया जाए, देन इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड। तो इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाइस या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ऊपर है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल लें कि बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइस एंड क्वालिटीज ऑफ ऑल सप्लायर्स and give order to best rather than giving order to his own relative by misusing the power। यानी कि एक मैनेजर है जो एक परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसका जो एक रिलेटिव है वो भी गुड्स को सप्लाई करता है, जो रॉ मटेरियल कंपनी के लिए चाहिए वो उसका एक रिलेटिव भी सप्लाई करता है। लेकिन मैनेजर की जो ड्यूटी है, मैनेजर को जो है क्या करना है कि जितने भी सप्लायर हैं उन सभी सप्लायर से वो रेट ले, कंपेयर करे, और उसमें जो उसको बेस्ट एंड चीपेस्ट तरीके से सप्लाई कर सकता है उसको ऑर्डर जो है वो प्लेस करे, ना कि अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपने रिलेटिव को। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर कैसे ये वाला प्रिंसिपल लागू होता है कि उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो ये है कि वो अपने रिलेटिव को ऑर्डर प्लेस करे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट एंड चीपेस्ट वे पे जो है चीपेस्ट प्राइस पर मटेरियल की सप्लाई हो। तो इसलिए जो है वो सबऑर्डिनेशन का इंटरेस्ट जो है वो जो इंडिविजुअल है उसका इंटरेस्ट जो है वो वैल्यू नहीं रखता ऑर्गेनाइजेशनल गोल के आगे। ओके, इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एंड कॉन्सिक्वेंस अगर इसको वायलेट किया जाता है, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और इवन एम्प्लॉय विल ऑल्सो सफ़र इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में एम्प्लॉय को सफ़र भी करना पड़ सकता है, राइट। एंड सेवंथ प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स क्या है? According to this principle, overall pay and compensation should be fair to both employees and organization। Remuneration of employees या remuneration of persons का मतलब है कि इसमें ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जो पे एंड अलाउंसेस और जो कंपनसेशन एम्प्लॉइज को पे किया जा रहा है वो एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फेयर होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉइज शुड बी पेड फेयर वेजेस, विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एम्प्लॉय को कम से कम इतना पेमेंट हो कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सर्वाइव कर सके, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी की पेइंग
कैपेसिटी में भी होना चाहिए। यानी कि जो एम्प्लॉइज़ का या पर्सनस का रेमुनरेशन है वो एम्प्लॉय एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन दोनों के वेलफेयर में होना चाहिए। ठीक है। तो ये इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ़ अ कंपनी हैज़ अर्नड हायर प्रॉफिट देन इट मस्ट शेयर सम ऑफ इट्स पार्ट विद द एम्प्लॉइज इन फॉर्म ऑफ बोनस। ठीक है, कि अगर एम्प्लॉय ने किसी साल जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है तो वो थोड़ा सा अपने प्रॉफिट का हिस्सा बोनस के रूप में जो है वो एम्प्लॉइज़ को दे दे। ठीक है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय विल गेट मोटिवेटेड। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या होंगे, एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड। और सेकंड इज डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इम्प्रूव्स। जो एम्प्लॉय हैं अगर उन्हें ये लगता है कि हमें जो पेमेंट मिल रही है वो रीजनेबल है तो उनका डिवोशन एंड कमिटमेंट बढ़ जाएगा। एंड कॉन्सिक्वेंस ये इसके वायलेट किया जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ बहुत जल्दी जल्दी आपके ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ने लगेंगे। एम्प्लॉय आएंगे, कुछ समय काम करेंगे, फिर छोड़ करके ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जहां उन्हें बेहतर रेमुनरेशन मिले। ठीक है। एंड दूसरा डिससेटिस्फैक्शन एंड डिमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। और जो एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे भी वो डिससेटिस्फाइड होंगे और डिमोटिवेटेड रहेंगे। क्लियर। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हो गए आपके। तो 7 प्रिंसिपल मैंने इस पार्ट में आपको क्लियर कर दिए। 7 प्रिंसिपल अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।